गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक समास। देखिए हम पढ़ेंगे आज समास के बारे में। समास की परिभाषा और समास के भेद पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, तो परिभाषा में देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए सबसे पहले दो या दो से अधिक के शब्दों के मेल से बने नवीन सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन यहां पर परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं समास के भेद। समास के भेद देखिए मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में 5 भेद होते हैं, हिंदी भाषा में 6 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है तत्पुरुष समास। पहले नंबर पे तत्पुरुष, दूसरे नंबर पे है अव्ययीभाव समास, तीसरे नंबर पे है कर्मधारय समास, चौथे नंबर पे है अपने द्विगु समास, पांचवें नंबर पे है द्वंद्व समास और छठे नंबर पे हैं अपने बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखिए समास के कितने भेद है? 6 भेद है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन समास के भेदों की परिभाषा। सबसे पहले लेते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास से लेने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि समास जो होता है वो चलता है पदों में। समास चलता है किसमें? पदों में। पद होते हैं 2, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, अब यहां पर रेल और गाड़ी, ठीक है, ये 2 पद हैं। पहले वाले पद को बोलेंगे हम पूर्व पद, या इसको बोल सकते हैं हम प्रथम पद, ठीक है। इसको बोलेंगे हम उत्तर पद, उत्तर पद, और इसको हम दूसरा पद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पद हो गए अपने, पूर्व पद और उत्तर पद। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो समास है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है। और इसमें मुख्यतः 2 जो पद होते हैं उनके आधार पर ये समास चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए परिभाषा, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में
पूर्व पद गौण हो, पूर्व पद गौण हो और दूसरा पद मुख्य हो, दूसरा पद मुख्य हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया समास में कितने पद होते हैं, दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो आपको यह ध्यान रखना है जो तत्पुरुष समास है, उस तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है वो गौण होता है, गौण का मतलब अप्रधान होता है, तथा जो दूसरा पद होता है वो मुख्य होता है, मुख्य का मतलब ये प्रधान होता है। ठीक है, अब देखिए जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले आपको कारक आना जरूरी है। जो कारक है, कारक के पहचान चिन्ह है वो आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कारक और उसके पहचान चिन्ह नहीं आएंगे तब तक आप तत्पुरुष समास को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं उसको समझ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कारक 8 होते हैं जो समास होते हैं, तत्पुरुष समास की जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं? क्योंकि कर्ता तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष इसमें नहीं होता, इसमें कर्ता तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला मैंने आपको बताया कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, हम लेते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में आपने ले लिया जैसे यथा शक्ति, सॉरी यश प्राप्त, यश प्राप्त। ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा यश को प्राप्त। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है पहचान चिन्ह क्या आ रहा है इसमें, को। ठीक है, तो कर्म का पहचान चिन्ह क्या है, को। तो हम पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आपने दूसरा एग्जांपल लिया गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, पहचान चिन्ह क्या आ रहा है, को। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं अपन कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास का आपने उदाहरण लिया भयाकुल, भयाकुल। इसका समास विग्रह हो जाएगा भय से आकुल। बीच में कारक का पहचान चिन्ह आ रहा है से, कर्ण से। ठीक है, उसके बाद में आपने लिया शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। समास विग्रह हो जाएगा शोक से ग्रस्त। ठीक है, कौन सा? कारक का पहचान चिन्ह आ रहा है से। ठीक है, उसके बाद में कर्ण के बाद में लिया आपने संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में आपने उदाहरण लिया रसोई घर। समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। ठीक है, इसी प्रकार से आपने लिया विद्यालय, विद्यालय का हो जाएगा विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो आपका कर्म हो गया, कर्ण हो गया, संप्रदान हो गया। संप्रदान के बाद में लेते हैं हम अपादान तत्पुरुष। अपादान का पहचान चिन्ह है से अलग होना। ठीक है, तो अपादान का ले लिया आपने जन्मांध,
जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। दूसरा ले लिया आपने नेत्रहीन, समास विग्रह हो जाएगा नेत्रों से हीन। ठीक है, ये आपका अपादान हो गया। अपादान के बाद में हम देखते हैं संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास में एग्जांपल लिया आपने, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में आपने उदाहरण लिया राजपुत्र, राजपुत्र। तो समास विग्रह हो जाएगा इसका राजा का पुत्र। संबंध का पहचान चिन्ह है का, के, की। ठीक है, राजपुत्र के बाद में आपने लिया राजभवन, राजभवन। समास विग्रह हो जाएगा राजा का भवन। ठीक है, संबंध के बाद में आप लेंगे अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में आपने लिया गृह प्रवेश। ठीक है, समास विग्रह होगा घर में प्रवेश। ठीक है, उसके बाद में आपने लिया शोकमग्न, शोक में मग्न। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास के अपने भेद थे। मैंने आपको पहले बताया था, फिर एक बार बता रहा हूं आपको कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए कारक आना जरूरी है, अव्ययभाव समास पढ़ने के लिए आपको उपसर्ग आना जरूरी है। तो अभी हमने पढ़ा जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास की जो 6 भेद है, उन 6 भेदों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा समास जिसको बोलते हैं द्विगु समास। दूसरा समास लिया आपने द्विगु समास। देखिए द्विगु समास है, उस द्विगु समास का एक संस्कृत में सूत्र है भैया, ध्यान से सुनना। संख्या पूर्वो द्विगु। सूत्र क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु। यानी पूर्व का मतलब हो गया, मैंने आपको भी बताया था, पद। पद कितने होते हैं? 2, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो यहां पर सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या हो जिसके पूर्व पद में, यानी अगर हम परिभाषा इसकी लिखेंगे तो परिभाषा किस तरह से लिखेंगे? देखिए परिभाषा आप लिखोगे जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो। पूर्व पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, तथा समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस समस्त पद में, समस्त पद मतलब मैंने आपको बताया समस्त पद कितने हो गए? 2, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, या पहला पद कौन सा होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, तथा समूह का भी बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। ठीक है, जैसे आपने ले लिया पंचवटी, पंचवटी, तो इसका समास विग्रह हो गया 5 वृक्षों का समूह है।
ठीक है। जैसे आपने ले लिया त्रिलोक, समास विग्रह हो गया, 3 लोकों का समूह है। जैसे आपने ले लिया नवरात्रे, कौन सा लिया? नवरात्रे। तो नवरात्र में देखिए नवरात्रियों का समूह है। देखिए कुछ एक विद्वान है जो नवरात्रि समास के अंदर बहुव्रीहि समास बताते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। कैसा है? अनुचित है, क्योंकि अपने जो आरबीएससी की जो बुक है, उस आरबीएससी की बुक में नवरात्र जो उदाहरण है उसके अंदर उन्होंने बता रखा है द्विगु समास। ठीक है। तो कुछ एक कोचिंग वाले हैं जो अपने आप को फेमस करने के लिए क्या कर रहे हैं, नवरात्र शब्द में तो आपने देखा पंचवटी का समास विग्रह हुआ, 5 वृक्षों का समूह है। त्रिलोक का 3 लोकों का समूह है। नवरात्र में 9 रात्रियों का समूह है। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है अपने द्विगु समास के। ठीक है। अब कुछ एक समस्या आती है अपने सामने कि जो संख्याएं होती है उनमें कौन सा समास होता है। जो संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें कौन सा समास होता है, ये भी एक पढ़ने का विषय है। देखिए जैसे आपके सामने मैं आपको बता दूं, आ गया 25। ठीक है। 25 शब्द है, मैंने आपको बताया संख्या पूर्व द्विगु होता है, लेकिन अगर संख्या ही आ गई तो उसमें कौन सा समास होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए 25 का समास विग्रह क्या होगा भैया, 5 और 20। ठीक है। बीच में क्या आ गया और। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ये द्वंद्व समास। ये केवल संख्या के बारे में है। ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया 5, ठीक है, तो 5 में हो जाएगा 5 का समूह है या 5 अंकों का समूह है, तो इसमें हो जाएगा आपके द्विगु समास। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के और 10 तक, 1 से 10 तक, साथ ही साथ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जो संख्याएं हैं वो, और ये 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, उनमें आएगा द्विगु समास। कौन सा आएगा? द्विगु समास। बाकी जो संख्याएं बच गई, इन संख्याओं के अलावा जो संख्या बच गई उसमें कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास। ठीक है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। एक छोटा सा सूत्र और है, संस्कृत भाषा में एक सूत्र दिया हुआ है नदीभिश्च। कौन सा सूत्र है? नदीभिश्च। नदीभिश्च जो सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से बताया गया है कि एक नदीवाचक शब्द और एक मुनिवाचक शब्द, नदीवाचक और मुनिवाचक। मैंने आपको बता दो दिया कि संख्या पूर्व द्विगु, पूर्व पद में जिसकी संख्या हो वहां पर द्विगु होगा, लेकिन कुछ एक अपवाद है। ठीक है। उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पंच गंगम, पांच गंगाओं का समाहार। जैसे ले लिया आपने त्रिवेणी, त्रिवेणी का समास विग्रह होगा 3 वेणी, वेणी का मतलब होता है नदी, 3 वेणियों का समाहार। ठीक है। जैसे आपने ले लिया पंजाब, पंजाब में 5 आबों का, आब का मतलब होता है नदी का समूह है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने ले लिया
मुनि से संबंधित कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें पहले संख्या दे रखी हो। तो जहां पर मुनिवाचक शब्द हो और प्रथम पद में क्या हो, संख्या हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा, कौन सा होगा, जो आपके सामने है। इन सब के अंदर होगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास ध्यान रखना भैया। नदी भिष्य सूत्र है, कौन सा है, नदी भिष्य सूत्र है। और नदी भिष्य सूत्र के अनुसार जहां पर नदीवाचक और मुनिवाचक शब्द आ जाए, नदीवाचक और मुनिवाचक शब्द आ जाए, तो नदीवाचक और मुनिवाचक शब्द के पहले अगर संख्या हो तो वहां पर द्विगु समास की जगह अव्ययीभाव समास होगा। वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, आज हमने समास के दो भेद पढ़ लिए हैं और आगे के जो समास के भेद हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।